तो हेलो मेरे क्लास 12th वाले स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के क्लास 12 हिंदी की तैयारी। तो स्टूडेंट, आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। कमजोर दिल वाले इस वीडियो को नहीं देखेंगे, क्योंकि आज हम हिंदी के ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को पढ़ेंगे ना जो भैया आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। थोड़ा आज हम टफ लेवल के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी में पूरे के पूरे 50 नंबर कंप्लीट करेंगे। 50 नंबर का मतलब यह है ना कि पूरा हम खंड का एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। हमारा हिंदी का पेपर 2 खंड में होता है, खंड का और खंड का। तो आज हम खंड का जो 50 नंबर है ना वो कंप्लीट करने वाले हैं। इसमें हम हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश, जीवन परिचय, कहानी, खंड काव्य, इन सभी को पढ़ेंगे। लेकिन वो वाले क्वेश्चन जो हमेशा आते हैं 2026 में 100% यही आएंगे, और ये हिंदी के वायरल प्रश्न है। आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर देख लेना ना, जो क्वेश्चन आज मैं बताऊंगा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2026 में 100 में 95 प्लस की हमारी गारंटी है मेरे भाई, ठीक है। बस आप लोग ऐसे ही मैराथन क्लास देखते रहो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो देखो क्या क्या हम पढ़ेंगे। खंड का में कुल 7 टॉपिक होते हैं। 7 टॉपिक का मतलब सबसे पहले हम पढ़ेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को, 10 नंबर का आता है। फिर हम पढ़ेंगे महत्वपूर्ण गद्यांश को, और मैंने एक ऐसे गद्यांश को लिया है ना जिसको प्रॉब्लम स्टूडेंट को मैंने देखा है कि उसको सॉल्व करने में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन आज हम पूरा सॉल्यूशन देंगे, ठीक है। फिर महत्वपूर्ण पद्यांश पढ़ेंगे 10 नंबर, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेखक का साहित्यिक परिचय 5 नंबर, कवि का साहित्यिक परिचय 5 नंबर, कहानी 5 नंबर, खंड काव्य 5 नंबर, यानी कि कुल 50 नंबर के टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भाई, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ रहा है। तो आप लोग बस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, ताकि आपको टाइम टाइम से वीडियो मिलता रहे। इससे आपको भी बेनिफिट होगा, ठीक है, और हमें भी। तो देखो सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्नों की बात करें तो बच्चों ये 10 नंबर के आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और मैंने आपको बताया था आप पूरे हिंदी के बुक के सिर्फ 300 से 400 क्वेश्चन पढ़ लेना, आपका ये 10 नंबर कोई काट ही नहीं सकता। लेकिन उसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा। जैसे यूट्यूब पर मैंने पढ़ा रखा है, आप लोग सर्च करेंगे क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा, ढूंढोगे तो मिल जाएगा। चलो सबसे पहला क्वेश्चन देखो बच्चों, अग्नि की उड़ान के रचनाकार कौन है बताओ। अग्नि की उड़ान, इसके लेखक कौन है? फटाफट आंसर दो। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, धर्मवीर भारती, या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम? अरे भैया हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं अग्नि की उड़ान के लेखक। बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ठीक है। तो ये आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मैं आपसे बीच में क्वेश्चंस भी करूंगा भैया, ताकि आपका साथ साथ टेस्ट भी होता रहे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बहादुर कहानी के लेखक कौन है? देखो आपके बोर्ड एग्जाम में 2 कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहादुर, पंचलाइट और ध्रुव यात्रा, 3 कहानी। अब बहादुर कहानी के लेखक कौन है बताओ? आप ही के सिलेबस से आ गया और आप ही को नहीं पता तो क्या होगा भाई, ठीक है। तो फणीश्वर नाथ रेणु ये तो पंचलाइट कहानी के लेखक हैं, याद रखना। मुंशी प्रेमचंद नहीं भैया, गोदान गबन इनका रचना है। जैनेन्द्र कुमार नहीं, अमरकांत जी हैं हमारे बहादुर कहानी के लेखक। जो आपके 12th में बहादुर कहानी दिया गया ना बच्चों, उसके लेखक हैं अमरकांत जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन, हरिशंकर परसाई की रचना है, बताओ इसमें से कौन सी रचना है जो हरिशंकर परसाई जी की है? बताओ फटाफट। आपके 12th में इनका चैप्टर है निंदा रस, लेकिन इसमें से कौन सी रचना है उनकी? देखो, कल्प वृक्ष, धरती के फूल, तब की बात और थी, या मेरे विचार? भैया तब की बात और थी, ये जो है ना हरिशंकर परसाई जी की रचना। बाकी कल्प वृक्ष, धरती के फूल, ये सब शायद वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, इतना तो याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते चलो। चौथा क्वेश्चन, भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? अब ये क्वेश्चन नहीं पता भाई तो समझ लो आपको कुछ आता ही नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर आपकी 12th में है। गद्यांश में
हिंदी गद्य में ये चैप्टर है भाषा और आधुनिकता। इसके लेखक कौन है? डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या प्रोजी सुंदर रेड्डी। अरे भैया प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं अशोक के फूल के लेखक, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं राष्ट्र का स्वरूप के लेखक, और रेड्डी जी हैं भाषा और आधुनिकता के लेखक। चलो फटाफट 5 नंबर क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आ रहा है, उसका आंसर आपको देना है फटाफट। बताओ हंस पत्रिका के संपादक कौन है? सारे बच्चे इसका आंसर देंगे, हंस पत्रिका के संपादक। दूसरा है हिंदी प्रदीप के संपादक। 2-3 क्वेश्चन मैं कर लेता हूं, हिंदी प्रदीप के संपादक। और तीसरा है हमारा ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन है? ब्राह्मण के संपादक कौन है? इन तीनों का आंसर आपको देना है। अब 5वां क्वेश्चन देखो, फटाफट इसको नोट करो, इसका आंसर दो कमेंट में, तीनों का देना, ठीक है। मोहन राकेश की रचना नहीं है, बताओ इसमें से कौन सी रचना है जो मोहन राकेश जी की नहीं है? लहरों के राजहंस, बकलम खुद, तट की खोज, बकलम खुद, ठीक है। समय सारथी, भैया तट की खोज जो है ना, ये मोहन राकेश जी की रचना नहीं है, बाकी तीनों रचनाएं जो है ना वो मोहन राकेश जी की ही हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, फटाफट 6 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। शिकायत मुझे भी है, इस निबंध संग्रह के लेखक कौन है? शिकायत मुझे भी है, धर्मवीर भारती का, गे का, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का या हरिशंकर परसाई जी का? भैया हरिशंकर परसाई जी की रचना है शिकायत मुझे भी है। बस हो गया, सिंपल सा था। चलो अगला क्वेश्चन बच्चों फटाफट देखते चलो, हमें पूरे हिंदी को कवर करना है इस वीडियो में, तो ध्यान से बस समझते चलना। छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं, बताओ छायावाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत या महादेवी वर्मा? भैया जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक माना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। बाकी ये चारों जो कवि और लेखक है ना, ये हमारे कवि और कवित्री है ना, ये हमारे छायावादी युग के ही हैं। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ बच्चों। कला और बूढ़ा चांद पर सुमित्रानंदन पंत को कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ? बताओ कला और बूढ़ा चांद एक रचना है सुमित्रानंदन पंत जी की, उनको उनकी उस रचना पर कौन सा पुरस्कार दिया गया? साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, मंगला प्रसाद या सोवियत लैंड नेहरू? भैया साहित्य अकादमी पुरस्कार। कला और बूढ़ा चांद जो रचना है पंत जी की ना, उनको उनकी इस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। 9, जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी किस प्रकार का काव्य है? बताओ जो कामायनी है जयशंकर प्रसाद जी का, बहुत फेमस रचना है, ये किस प्रकार का काव्य है? खंड काव्य, महाकाव्य, मुक्तक काव्य या इनमें से कोई नहीं? भैया ये महाकाव्य है, बहुत फेमस रचना है कामायनी, और दैट्स महाकाव्य, ये एक महाकाव्य है। अगला क्वेश्चन बच्चों 10 नंबर क्वेश्चन, किस कवि को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है? बताओ इसमें से कौन से कवि हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला? रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा? भैया जयशंकर प्रसाद जी हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, बाकी तीनों को मिला है। देखो बच्चों जो भी क्वेश्चन मैं बताता हूं, अगर आप ध्यान से अच्छे से समझ लेते हो ना भाई, समझ लो कि पूरे के पूरे नंबर लेकर आओगे। बस मेहनत करो, हिंदी बहुत ईजी है, हिंदी में आप टेंशन मत लो, हम आपको 98 99 तक दिला देंगे, ठीक है। एक चीज और मैं आपसे बताना चाहता हूं, अगर आपको इन सबके इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए, सारे सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट वाले नोट्स जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, आपको वीडियोस चाहिए, उन सबका पेपर चाहिए, वायरल पेपर, मॉडल पेपर, तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, शुभम लेक्चरर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे हमारा क्रैश कोर्स भी है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो भैया। उसमें सारे इंपॉर्टेंट चीजें बताई जाएंगी। अगर आपकी तैयारी अब तक कुछ नहीं हुई है या बहुत कम हुई है ना, जाकर ज्वाइन कर लो, आपके लिए रामबाण है। तो आपको अगर भैया पहले ऐप जाकर डाउनलोड कर लेना, अगर जानकारी चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पर 9918332305, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मैसेज या कॉल करके हमसे जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है, अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छा नंबर लेकर आऊं। चलो 10 क्वेश्चन मैंने बहुविकल्पीय बता दिए। देखो बहुत ज्यादा यहां पे मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि मैंने 50-50 क्वेश्चन करके आपको हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ाया है। जाकर सर्च करना, वीडियो आ जाएगा, ठीक है। बाकी आगे आगे पढ़ते रहेंगे। एक क्वेश्चन और है, परमाल रासों का रचना काल है, इसका आंसर आप लोग दे देना, आपके पास ऑप्शंस हैं,
ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं महत्वपूर्ण गद्यांश पे बच्चों। टोटल ये 10 नंबर का आता है और फाइनली एक ऐसे गद्यांश को मैंने लिया है ना जो बच्चों का खेल नहीं है। देखो बहुत सारे गद्यांश हैं, मैंने देखा है बहुत इजी होते हैं, एकदम हलवा होते हैं, सिर्फ उठाकर खा लेना है, बहुत इजी। लेकिन ये वो वाला गद्यांश नहीं है, इसमें थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना पड़ेगा, तब जाकर इसको सॉल्व कर पाओगे। कभी कभी बोर्ड एग्जाम में आपके ज्यादातर ये गद्यांश दिया जाता है। तो आपको करना क्या है, इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। फिर 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 2-2 नंबर के, 10 नंबर का पूरा आपका रहेगा। कैसे लिखना है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे, क्योंकि जब पेपर देने जाओगे भैया ना, सॉल्यूशन नहीं दिया जाएगा, आपको पहले इसी को पढ़ना है। क्वेश्चन दिया जाएगा, उसको ढूंढना है, फिर लिखना है। तो देखो पढ़ो, कमजोर बच्चों के लिए नहीं है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है ये, मत सोचना कुछ गद्यांश बिल्कुल हलवा होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, वो भी मैंने बताए हैं। तो देखो, पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। कुछ लोगों को मिलता है, वो बहुत दूरदर्शी होते हैं, जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब वे लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है। असली कारण तो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे, कुछ थोड़ा सा मैं भी अनुमान कर सकता हूं। अब बताओ ये किस चैप्टर का है और इसके लेखक कौन है। मैंने आपको पहले ही बता रखा है, आप पाठ का नाम और लेखक का नाम ये जरूर याद रखो। इतना याद होना चाहिए कि हाँ, राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर के लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल हैं, अशोक के फूल के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, भाषा और आधुनिकता के लेखक प्रोजी सुंदर रेड्डी जी हैं, निंदा रस के लेखक हरिशंकर प्रसाद जी हैं, हम और हमारा आदर्श के लेखक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी है। इतना तो याद रहना चाहिए, ताकि इसमें देखो अशोक आ गया तो आप पहचान जाओगे कि ये अशोक के फूल चैप्टर का गद्यांश है और इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। 2 नंबर यहीं पे आपका कंप्लीट हो गया। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाला क्वेश्चन यही दिया जाता है। देखो, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, संदर्भ में आपको पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना है, 2 नंबर कंप्लीट। तो पाठ और उसके लेखक का नाम आपको याद होना चाहिए, ये ध्यान रखना, पहले मैं बोल रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, मतलब यहां से लेकर यहां तक आपको अपनी भाषा में व्याख्या करनी है, मतलब थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दो। ऐसा नहीं है ये हिंदी में दिया इंग्लिश में लिखना है, हिंदी को हिंदी में ही लिखना है, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के स्टाइल मार के लिख दो, काम हो जाएगा मेरे भाई, टेंशन फ्री रहो। बाकी कुछ होता नहीं है, आप खुद से भी लिख सकते हो, 2-4-6 लाइनें ऐड कर दो, काम हो गया। जैसे 2 लाइन में दिया गया है, आप 5-6 लाइन में लिख दो, बस 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने स्वयं के विषय में क्या कहा है। तो देखो लिखा है यहां पे, कुछ लोगों को मिलता है वे बहुत दूरदर्शी होते हैं, जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब लगा लेते हैं। मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, मतलब उन्होंने ये कहा है कि मैं दूरदर्शी नहीं हूं, मेरी दृष्टि बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाती, और यह कहकर उन्होंने अपनी उदारता और महानता का परिचय दिया है लेखक ने। ठीक है, उन्होंने यही तो कहा कि मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती, मतलब मैं जो है दूरदर्शी नहीं हूं, फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है, फिर भी अशोक के फूल को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, यही उन्होंने कहा। बस यही आपको उठाकर लिख देना है। ठीक है, अगला देखो, प्रस्तुत गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। चलो ये मैं बता देता हूं अपनी तरफ से जो मैंने लिख रखा है। ठीक है, चलो उद्देश्य क्या है वो मैं बता देता हूं। यहां पे देखो, ये प्रस्तुत गद्यांश में लेखक बताना चाहता है कि संसार में सुंदर वस्तुओं को दुर्भाग्यशाली या कम समय के लिए भाग्यवान समझकर ईर्ष्यावश उससे आनंद की प्राप्ति करने वाले लोगों की कमी नहीं है। बस यही आपको लिखना है मेरे भाई, जो मैंने यहां पे लिखा है। ठीक है, मतलब आपके गद्यांश में भी दिया गया थोड़ा बहुत हिंट। देखो ये लिखा है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है, यही सब थोड़ा बहुत चेंज करके उठा के लिख दोगे, नंबर मिल जाएगा। 5वां क्वेश्चन, अंतर्यामी तथा दूरदर्शी शब्दों के अर्थ लिखिए। अंतर्यामी का मतलब अंदर की बात या अंतःकरण की बात जानने वाला, और दूरदर्शी का मतलब भविष्य की बात जानने वाला, भविष्य को पहचानने वाला, आगे क्या होने वाला है वो दूरदर्शी होता है। तो अब हम इसको जब लिखेंगे इसका आंसर ना, देखो ध्यान से, तो पुष्पित अशोक ... करके कर सकता हूं, ऐसे लिख देना। देखो कैसे, ये देखो, पुष्पित अशोक ... करके कर सकता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो ध्यान से, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है
कहां गया भाई, चल भाई ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो हम लोग ऐसे फर्स्ट हेडिंग डालेंगे खूब प्यारा सा और लिखेंगे संदर्भ। ठीक है, अब हम एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखने से आ रहे हैं। ठीक है, देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। तो ये हो गया पाठ का नाम, ये हो गया लेखक का नाम और 2 नंबर हो गया बच्चों आपके नाम ऐसे। ठीक है, तो ऐसे संदर्भ लिखना है। अगर आपसे कहा जाए कि पाठ और लेखक का नाम लिखो तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, पाठ का नाम अशोक के फूल, लेखक का नाम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बट संदर्भ पूछा गया तो हम ऐसे लिख देंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। 2 नंबर कंप्लीट। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब आपको इसकी व्याख्या करनी है, पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है, इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग्य समझने में मुझे कोई विशेष रस मिलता है। इसकी व्याख्या लिखनी है, थोड़ा बड़े में हम लिखेंगे भाई ताकि आपको एग्जामिनर पूरे नंबर दे, बहुत बड़ा लिखने की भी जरूरत नहीं है। तो देखो हमने इतना बड़ा लिख रखा है, आप ऐसे हेडिंग डाल देना रेखांकित अंश की व्याख्या, 1-2 लाइन कम भी लिखोगे चलेगा। ठीक है, देखो व्याख्या इसको कट कर देना। प्रस्तुत गद्यांश में लेखक कहता है कि जब भी वो पुष्पित अशोक अर्थात अशोक के खिले हुए फूलों को देखता है तो वो उदास हो जाता है। लेखक अपनी उदासी का कारण स्पष्ट करते हुए कहता है कि वो इसलिए उदास नहीं है कि अशोक के पुष्प अत्यधिक सुंदर हैं या उनकी सुंदरता से उसे कोई ईर्ष्या हो रही है, और ना ही उसकी कमियों का अन्वेषण कर उसे अभागा बताकर उससे सहानुभूति प्रदर्शित करने का प्रयास करते हुए स्वयं को उससे सुंदर अथवा सर्वगुण संपन्न बताकर अपने मन को वो सुखी बना रहा है। यद्यपि संसार में सुंदर वस्तुओं को दुर्भाग्यशाली या कम समय के लिए भाग्यवान समझकर ईर्ष्या दस उससे आनंद की प्राप्ति करने वाले लोगों की कमी नहीं है। यही मतलब थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दो, अगर आपको नहीं आता लिखना थोड़ा नीचे की लाइनों को भी लिख दोगे नंबर मिल जाएगा। ओके ठीक है, चलो हो गया, 2 क्वेश्चन हो गया, 4 नंबर फिक्स है। अभी स्क्रीनशॉट लेने का मैं मौका दूंगा। देखो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने स्वयं के विषय के बारे में क्या कहा है, तो देखो ध्यान से, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अभी ले लोगे ठीक रहेगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लो फटाफट। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है, प्रस्तुत लेखक ने स्वयं को अन्य लोगों से कम दूरदर्शी बताकर अपनी उदारता एवं महानता का परिचय दिया है। लेखक अशोक के फूल के संबंध में अपनी मनोस्थिति एवं सोच को स्पष्ट कर रहा है। बस 2 नंबर फिक्स है, ऐसे लिख दो। एक क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन हम देख लेते हैं बच्चों, 2 क्वेश्चन अभी है, मतलब सारे क्वेश्चन को बस आप आंसर लिखिए अच्छे से। प्रस्तुत गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, और 5वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं, बार बार यहां पर ना पड़े, अंतर्यामी तथा दूरदर्शी शब्दों के अर्थ बताइए। तो पहले हम चौथा देखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश का उद्देश्य स्पष्ट करना है। तो चलो देखते हैं, चलो भैया 1 2 3, ये देखो प्रस्तुत गद्यांश में लेखक बताना चाहता है कि संसार में सुंदर वस्तुओं को दुर्भाग्यशाली या कम समय के लिए भाग्यवान समझकर ईर्ष्यावश उससे आनंद की प्राप्ति करने वाले लोगों की कमी नहीं है। बस 2 नंबर फिक्स। 5वां क्वेश्चन था कि अंतर्यामी तथा दूरदर्शी शब्दों के अर्थ बताइए। तो अंतर्यामी का अर्थ होता है अंतःकरण या मन की बात जानने वाला, दूरदर्शी का अर्थ होता है भविष्य की घटनाओं को समझने वाला। बस हो गया, यही लिखना है। और अगर ऐसे लिख कर आओगे तो ऐसे साइड में एग्जामिनर देगा ऐसे 10/10, वो आधा नंबर भी आपका नहीं काटेगा। तो चलो इसका पहले स्क्रीनशॉट लो, हो गया। चलो 20 नंबर हमारा फिक्स हुआ, गद्यांश हो चुका है। अब हम पद्यांश पे चलेंगे, और आज हम एक ऐसा पद्यांश लेकर आए भैया ना जो आपके स्टार्टिंग के चैप्टर से नहीं है। देखो स्टार्टिंग के चैप्टर्स के मैंने बहुत सारे पद्यांश आपको बता रखे हैं, आप लोग सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पद्यांश शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा। गद्यांश देखना है उसको भी सर्च करना, वीडियो मिल जाएगा। हो गया काम, ठीक है। देखो पद्यांश भी 10 नंबर का आता है, इसमें भी आपको एक पद्यांश दिया जाएगा, नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे, पांचों का आंसर दो, 10 नंबर ले जाओ। लेकिन हम इसको पढ़ेंगे थोड़ा पीछे के चैप्टर का, ये पद्यांश है, ध्यान से समझना। ये बापू के प्रति चैप्टर का पद्यांश है और इसके कवि हैं सुमित्रानंदन पंत जी।
तो ध्यान से समझो क्या कहा जा रहा है और कैसे आपको लिखना है। देखो यहां पे लिखना कैसे आगे चलकर वो चीजें भी मैं यहां पे आपको बताऊंगा, लेकिन पहले इसको पढ़ते हैं। हमारे बापूजी यानी कि महात्मा गांधी जी के बारे में कुछ कहा गया है। सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज, जड़ता हिंसा अस्पर्धा से भर, चेतना अहिंसा नम्र ओज, पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। मतलब सुमित्रानंद पंत जी कहते हैं, क्या कहते हैं देखो ध्यान से, सुख भोग खोजने आते सब। हे बापू, इस संसार में जो भी आते हैं ना, सब सुख भोग सुख खोजने के लिए आते हैं कि वो सुखी रहें, खुश रहें, ठीक है, सब सुख खोजने के लिए आते हैं। आए तुम, और तुम आए हो, तुमने अवतार लिया है करने के लिए सत्य खोज, सत्य की खोज, और तुमने इस संसार में सत्य की खोज करने के लिए अवतार लिया है, ठीक है। मतलब जो भी लोग आते हैं ना, सब सुख खोजने के लिए आते हैं, लेकिन आप जो हैं, आपने इस संसार में सत्य की खोज करने के लिए अवतार लिया। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज। मतलब जग की, इस संसार की मिट्टी के पुतले जन, मतलब इस संसार के जो लोग हैं वो मिट्टी के पुतले ही तो हैं, और क्या है भाई, मिट्टी में से आए हैं, मिट्टी में मिल जाना है, क्या है। आज जो आपका है कल वो किसी और का होगा। जैसे आज आपका लड़का जो आपका है, मान लीजिए शादी हो जाती है, लड़के हो जाते हैं, आज वो आपका है, कल उसकी वाइफ आएगी, उसके बच्चे होंगे, वो किसी और का होगा, ठीक है। यही चीज है, सब अपना अपना किरदार निभा रहे हैं। जग की मिट्टी के पुतले जन, हे बापू, इस संसार में जो भी लोग हैं सब मिट्टी के पुतले ही तो हैं। तुम आत्मा के मन के मनोज, और तुम जो है आत्मा के और मन को प्रसन्न कर देने वाले कमल के समान हो, ठीक है। मतलब तुम आत्मा हो, कौन सी आत्मा, एकदम शांत वाली आत्मा, ठीक है, और मन के मनोज, और मन को प्रसन्न कर देने वाले कमल के समान हो। फिर कहते हैं जड़ता हिंसा स्पर्धा से भर, मतलब जड़ता मूर्खता, हिंसा और स्पर्धा और प्रतियोगिता, स्पर्धा का मतलब होता है प्रतियोगिता से भरे इस संसार में। मतलब कवि पंत जी कहते हैं कि मूर्खता, हिंसा और प्रतिस्पर्धा से भरे इस संसार में आपने चेतना, ज्ञान, अहिंसा तथा नम्र ओज और नम्र ओज को जन्म दिया है। मतलब पंत जी कहते हैं कि मूर्खता, हिंसा और स्पर्धा, प्रतियोगिता से भरे इस संसार को आपने चेतना यानी कि ज्ञान, अहिंसा और नम्र ओज से भर दिया है, ठीक है। पशुता का पंकज बना दिया, और पशुता रूपी इस दुनिया का पशुता रूपी में जो भी हिंसा, जड़ता, मूर्खता और ये सब जो था ना, जो कीचड़ में कमल खिला था, उसको आपने मानवता का सरोज, उसको आपने सरोवर में खिलने वाले कमल के समान बना दिया है। मतलब वो कह रहे हैं कि पंकज, पंकज का मतलब होता है ना जो कीचड़ में कमल खिलता है, ठीक है। नीरज होता तो वो पानी में कमल खिलता है, और सरोज का मतलब जो सरोवर में कमल खिलता है। मतलब सबका मतलब कमल ही है, लेकिन अलग अलग जहां वो खिलता है ना, उसके हिसाब से यहां पे कहा जा रहा है। तो कहा जा रहा है पशुता का पंकज बना दिया तुमने मानवता का सरोज। मतलब इस पशुता, इस पाश्विक रूपी जो संसार में जो भी अहिंसा, मूर्खता और स्पर्धा था ना, उसको वो जो कीचड़ में खिले कमल के समान था, उसको अपने सरोवर में खिले कमल के समान बना दिया है, ठीक है भैया। थोड़ा स्पष्ट आप लोग बुक से पढ़ लेना। बाकी क्वेश्चन देखो, फर्स्ट है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो शीर्षक का नाम है बापू के प्रति, कवि का नाम है श्री सुमित्रानंद पंत जी। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। आपको इन दो लाइनों की व्याख्या करनी है। जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज, इसकी व्याख्या करनी है अपनी भाषा में, ठीक है। उसके बाद अधिकांश मनुष्य संसार में आकर किसकी खोज में लग जाते हैं? तो अधिकांश मनुष्य संसार में आकर सुख की खोज में लग जाते हैं। अभी मैंने बताया था, 2 नंबर यहां पे भी कंप्लीट। गांधी जी का भौतिकवादी मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ा? तो गांधी जी ने भौतिकवादी मनुष्य को आध्यात्मवादी बना दिया, ठीक है। अभी आगे बताएंगे। तुम आत्मा के मन के मनोज, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? मतलब तुम आत्मा के मन के मनोज,
इसमें कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें रूपक अलंकार है, क्योंकि यहां पे उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप किया जा रहा है। अब चलिए एक एक क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं ध्यान से। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे ना, सुख भोग डॉट 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 करके का सरोज ऐसे लिख देंगे, जरूरी है, ठीक है। ये देखो सुख भोज डॉट 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 करके मानवता का सरोज। फर्स्ट क्वेश्चन है, उपयुक्त पद्यांश के संदर्भ, पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो हम लिख देंगे बच्चों संदर्भ, ठीक है, ऐसे हेडिंग डालेंगे। इसी में शीर्षक और कवि दोनों आ जाएंगे। देखो प्रस्तुत पद्यांश महाकवि श्री सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित एवं हमारी पाठ्य पुस्तक के पद्य भाग में संकलित बापू के प्रति शीर्षक काव्यांश से अवतरित है। बस ऐसे लिख देना, 2 नंबर आपका फिक्स है। या आप ऐसे भी लिख सकते हो, शीर्षक का नाम बापू के प्रति, कवि का नाम श्री सुमित्रानंदन पंत, बस ऐसे भी लिख सकते हो। 2 नंबर कंप्लीट हुआ। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, मतलब आपको व्याख्या करनी है किसकी? जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन के मनोज, इसकी आपको अपनी भाषा में व्याख्या करनी है। चलो बस हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। देखो दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे। युग पुरुष महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी की स्तुति करते हुए सुमित्रानंदन पंत कहते हैं, हे बापू, मानव मिट्टी से बना एक पुतला मात्र है। यह वो यहां मिट्टी से बनकर आया है और अंत में मिट्टी में ही मिल जाता है। हे बापू, आप भी मिट्टी के बने हो, किंतु आपके उस मिट्टी निर्मित शरीर में सत्य आत्मा निवास करती है और आप मन को प्रसन्न करने वाले कमल के समान थे। बस इतना लिख दो भैया, 2 नंबर फिक्स हो गया। चलो तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। बस ऐसे एक एक, अगर आपको हिंदी मीनिंग आता है पद्यांश का ना, फिर आपके लिए सारी चीजें बहुत इजी हो जाती हैं, क्वेश्चन का आंसर बहुत इजी हो जाएगा। अधिकांश मनुष्य संसार में आकर किसकी खोज में लग जाते हैं? तो ये भी बताया गया। ये देखो, अधिकांश मनुष्य संसार में आकर सुख की खोज में लग जाते हैं। 2 नंबर यहां पे फ्री के रखे हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देख लो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। गांधी जी का भौतिकवादी मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ा? तो वही चीज आपको लिख देना। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 4, ये देखो, गांधी जी ने भौतिकवादी मनुष्य को आध्यात्मवादी बना दिया, अर्थात लोगों को मानवीय गुणों के आधार पर जीना सिखा दिया। लो भैया 2 नंबर यहां पे भी कंप्लीट। बहुत इजी हो जाता है, अगर हिंदी मीनिंग आता है सारी चीजें बिल्कुल सिंपल, मतलब बहुत इजी हो जाएंगी। अगला और लास्ट क्वेश्चन होगा पद्यांश का, तुम आत्मा के मन के मनोज पंक्ति में कौन सा अलंकार है? भाई इसमें अलंकार कौन सा होगा? चलो ये भी जान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां, रूपक अलंकार इसमें है। तुम आत्मा के मन के मनोज, इसमें रूपक अलंकार। तो भैया इसका भी 2 नंबर, यानी कि 10 में 10 इसका भी आपका कंप्लीट हो चुका है। समझ में आ रहा है? सिंपल सा है, पद्यांश भी हो गया। अब हम चलेंगे लेखक के साहित्यिक परिचय पे, और आज कुछ अलग करेंगे भाई। आज हम प्रो जी सुंदर रेड्डी जी का साहित्यिक परिचय पढ़ेंगे भैया। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन सबका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और इन सबका छोड़ो, मैंने सभी का एक वीडियो में बता रखा है, आप लोग सर्च करना, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चरर, वीडियो मिल जाएगा, जाकर देख लेना। तो जब भी किसी भी लेखक या कवि का साहित्यिक परिचय लिखो ना, पहले आपको जीवन परिचय लिखना है, फिर साहित्यिक परिचय, फिर रचनाएं। 5 नंबर फिक्स है। तो देखो जीवन परिचय, जीवन परिचय के जगह पर आप एक बॉक्स बनाकर इनका संक्षिप्त परिचय भी लिख सकते हो। तो प्रो जी सुंदर रेड्डी का जन्म 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था। इनकी आरंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में व उच्च शिक्षा हिंदी में हुई। श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं उत्कृष्ट निबंधकार प्रो जी सुंदर रेड्डी लगभग 30 वर्षों तक आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। इन्होंने हिंदी और तेलुगु साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन पर पर्याप्त काम किया और 30 मार्च 2005 में इनका स्वर्गवास हो गया। इसमें आपको यही लिखना है। देखो ये साउथ से थे, फिर भी ये हिंदी और संस्कृत के महान ज्ञाता थे। तो ये आपको इनका जन्म, जन्मस्थान, शिक्षा दीक्षा, मृत्यु, ये सब लिखनी है। मेन हेडिंग रहेगा साहित्यिक परिचय। 3 नंबर जो आपको मिलेगा इसका मिलेगा, 2 नंबर रचनाओं का। तो देखो साहित्यिक परिचय हेडिंग डालेंगे, मतलब इनका हिंदी साहित्य में कैसा परिचय है। श्रेष्ठ विचारक, सजग समालोचक, सशक्त निबंधकार, हिंदी और दक्षिण की भाषाओं में मैत्री भाव के लिए प्रयत्नशील, मानवतावादी दृष्टिकोण के पक्षपाती,
प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का व्यक्तित्व और कृतित्व अत्यंत प्रभावशाली है। ये हिंदी के प्रकांड पंडित हैं। आंध्र विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग में हिंदी और तेलुगु साहित्य के विविध प्रश्नों पर इन्होंने तुलनात्मक अध्ययन और शोध कार्य किए। अहिंद भाषी प्रदेश के निवासी होते हुए भी प्रोफेसर रेड्डी का हिंदी भाषा पर अच्छा अधिकार है। इन्होंने दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत में हिंदी का काफी ज्यादा प्रचार प्रसार किया, जबकि वहां पे तेलुगु चलता है। ठीक है, हो गया। इसका भी स्क्रीनशॉट लो फटाफट, दोनों का ले लो। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो साइड में साहित्यिक परिचय का। रचनाओं को देख लो भैया, 2 नंबर रचनाओं का मिलता है। तो अब तक प्रोफेसर रेड्डी के कुल 8 ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं। सबसे पहला है साहित्य और समाज, दूसरा है मेरे विचार, तीसरा है हिंदी और तेलुगु एक तुलनात्मक अध्ययन, चौथा है दक्षिण की भाषाएं और उनका साहित्य, पांचवा है वैचारिकी, छठवां है शोध और बोध, सातवां है तेलुगु ग्रंथ और 8वां है लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। ये इंग्लिश में लिखा ग्रंथ है। बस यही 8 हैं, लिख दो 2 नंबर इसका फिक्स, और पूरे 5 में 5 आपको इसके लिए भी मिल जाएगा। चलो, हो गया इनका भी। कवियों में हमने लिया है हमारे राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी को। बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में लगातार आते हैं, तो 5 नंबर आज ही कंप्लीट कर लो। देखो ध्यान से, सबसे पहले जीवन परिचय, वही सेम प्रोसेस, चाहे लेखक हो चाहे कवि हो, पहले आपको छोटा सा जीवन परिचय लिखना है। एक बॉक्स बनाकर भी आप लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। इनके पिता का नाम सेठ रामचरण गुप्त था। सेठ रामचरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। घर पर ही इनकी शिक्षा का प्रबंध किया गया था, जहां इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत और हिंदी का अध्ययन किया। जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन करते रहे। 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को मां भारती का ये महान साधक पंचत्व में विलीन हो गया। बस स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, इतना जीवन परिचय लिख देना। साहित्यिक परिचय की अगर बात कर ले बच्चों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साहित्यिक परिचय, गुप्त जी का झुकाव गीत काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेम उनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण हुआ है। इन्होंने अपनी कविताओं द्वारा राष्ट्र में जागृति उत्पन्न की ही, साथ ही सक्रिय रूप से ये असहयोग आंदोलनों में भी भाग लेते रहे, जिसके फलस्वरूप इन्हें जेल भी कई बार जाना पड़ा। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। भारत सरकार ने गुप्त जी को इनकी साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया और राज्यसभा का सदस्य भी मनोनीत किया। मतलब जो भी पुरस्कार मिलेंगे ना लेखक या कवियों को, वो भी साहित्यिक परिचय में ही लिखना है। मतलब साकेत महाकाव्य पर इनको साहित्य सम्मेलन और मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला। भारत सरकार ने पद्म भूषण इनको दिया। चलो भैया, इसका भी स्क्रीनशॉट लो फटाफट, हो गया। चलो, रचनाएं देख लो बच्चों। मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं निम्न है। जैसे मौलिक रचनाएं में भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत, यशोधरा, नहुस आदि। अनुदित रचनाओं में मेघनाथ वध, ब्रजभाषा, वीरांगना, प्लासी का युद्ध आदि। मतलब 2 टाइप की इनकी रचनाएं हैं, एक है मौलिक रचनाएं, दूसरा है अनुदित रचनाएं। तो दोनों मैंने बता दिया, 2 नंबर इसका भी आपका फिक्स हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लो, और 5 में 5 आपको इसमें भी ऐसे मिल जाएगा। अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों, वो है कहानी। तो बच्चों देखो, कहानी मैंने बताया था 100% फिक्स टॉपिक होता है, जैसे साहित्यिक परिचय होता है। ठीक है, तो कहानी में 2-3 कहानी आप जरूर पढ़ लेना। एक है पंचलाइट, दूसरा है बहादुर, तीसरा है ध्रुव यात्रा। बट इसका उद्देश्य और सारांश दोनों पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे बहादुर कहानी का उद्देश्य। बहुत ज्यादा पूछा जाता है 5 नंबर का, तो पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा, 3 कहानी पढ़ लो, काम खत्म है। उद्देश्य का मतलब इसका पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस स्टोरी, मतलब इस कहानी का पर्पस क्या है। सारांश का मतलब मीनिंग, पूरा सारांश क्या है। तो देखो भैया, उद्देश्य, आधुनिक कथा जगत में प्रेमचंद की कहानी कला को अक्षुण्ण रखने वाले कलाकारों में अमरकांत अग्रणी है। मतलब ये अमरकांत जी की कहानी है, अभी ऑब्जेक्टिव में भी हमने देखा था। ठीक है, अमरकांत जी की कहानी है। इनकी कहानियों में मध्यम वर्ग तथा निम्न वर्ग की
पारिवारिक परिस्थितियों का सजीव, आदर्श तथा यथार्थवादी चित्रण मिलता है। इनकी बहादुर कहानी मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी करने वाले बहादुर नाम के पहाड़ी लड़के पर आधारित एक रोचक, सुगठित, संक्षिप्त तथा समस्या मूलक कहानी है। इसमें बताया गया है कि मात्र पूंजीपति ही श्रम का शोषण नहीं करते, वरन सामान्य मध्यम वर्ग भी इस कुकृत्य में पीछे नहीं है। मतलब सिर्फ अमीर आदमी ही गरीबों को नहीं सताते हैं, उनका शोषण नहीं करते, इसमें मिडिल क्लास वाले भी शामिल हैं, वो भी मौका मिलते ही शोषण करते हैं। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे देखो। इस कहानी का उद्देश्य समाज में उत्पन्न वर्ग संघर्ष को मानवीय सहानुभूति द्वारा समाप्त करने का संदेश देना है। शोषितों के प्रति मानवता एवं प्रेम का व्यवहार ऊंच नीच के भेद के कारण दिलों में पड़ी दरार को भर देता है। मतलब ऊंच नीच का बहुत सारे लोग भेद करते हैं ना, भाई तू इस जात का है, वो उस जात का, ये सब नहीं होना चाहिए। सब समान है मेरे भाई, सब मनुष्य हैं। बहादुर भी मानवीय स्नेह एवं संवेदनाओं का भूखा है। मालिक द्वारा पीटे जाने और प्रतिक्रिया स्वरूप उसके घर छोड़ दिए जाने पर वो सभी परिवार के सभी लोगों को पश्चाताप का अनुभव होता है। वे स्वयं को दोषी महसूस करते हैं। धनी और निर्धन का वर्ग भेद मानवीय भावनाएं ही कम कर सकती हैं। लेखक का मुख्य उद्देश्य दोनों के हृदयों का परिवर्तन है और सबके प्रति सहानुभूति पूर्ण व्यवहार बनाए रखने का संदेश देना है। यही लिखना है भाई, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। ये लिख देना और ये लिख देना, ठीक। चलो अब ये कहानी भी हो गई, तो हमने अब हमारा बचता है खंड काव्य। मतलब खंड का में अब खंड काव्य है जो आपको पढ़ना है, लेकिन खंड काव्य जो है बच्चों ये जिला वाइज होता है। जैसे हम यूपी से हैं तो यूपी के आप किस जिले से हैं, कुछ जिलों में मुक्ति यज्ञ, कुछ जिलों में रश्मि रथी, कुछ जिलों में त्यागपति, कुछ जिलों में आलोक वृत्त, कुछ जिलों में श्रवण कुमार। तो भाई अलग अलग हैं, तो मैं कैसे किसी एक को पढ़ा सकता हूं। तो आप किस जिले से हैं, आप में कौन सा खंड काव्य है, कमेंट कर देना, ठीक है। तो चलिए खंड खा पे चलें, चलिए देखते हैं। तो स्टूडेंट आज हम केवल खंड का ही पढ़ रहे हैं। मैंने बताया था ना पूरा खंड का एक वीडियो में पढ़ेंगे। तो वीडियो कैसा लगा भाई, 50 नंबर का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। तो वीडियो को कर देना लाइक, चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। चल रहे हैं, फिर आएंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।